अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि होंगे, खुश होंगे। मैं मज़े अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो आज की हमारी वीडियो है इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट अनिका मान। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट अनिका मान ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड तंत्रा। से स्टार्ट करते हैं। जितना मैंने शिव जी के बारे में पढ़ा उतना मैं शक्ति को रिस्पेक्ट करने लग गई। शिवा इज मेल, शक्ति इज फीमेल। शिवा इज सेलेस्टियल, शिवा भगवान ऊपर से आते हैं, शक्ति धरती से आती है। दुर्गा, कमला, काली, बंगलामुखी, चामुंडा, ये जो गॉडेसेस, अगर आप इनकी शक्लें देखें, ये बहुत डरावनी है। यू कांट मेस विद देम। और अगर उनको गुस्सा आ गया, वो एक घूंट में ये पूरा विश्व पी सकती है। इंडिया के जो स्कल्प्टर्स, जो कारीगर हैं, दे आर द अनसंग हीरोज। उनने किस प्रकार से देवी को बनाया था। बिग ब्रेस्ट, स्मॉल वेस्ट, बिग हिप्स, ये विमेन आर विमेन ऑफ क्रिएशन। दे फर्टाइल विमेन एंड दे वेरी सेंशुअल। उनको आप देख के आपको शर्म कभी कभी आ सकती है, कभी कभी डर लग सकता है, कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यही मेरे को बचाएंगी, क्योंकि वो ऐसी मूर्तियां बना रखी है उनने इन 64 योगिनी टेम्पल में। लेकिन आपको वो फियर आपको रियली फील होता है। दोस्तों, अनिका मान एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट की है हिस्ट्री को, आर्कियोलॉजी को, और स्पेसिफिकली किन चीज़ों को, ये आपको पॉडकास्ट के थ्रू जानना पड़ेगा। अगर आपका भी इंटरेस्ट हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है, हमारे देश का कल्चर है, तो आपको ये एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इनके साथ एक ब्लॉकबस्टर एपिसोड बनाया था हमने इंग्लिश चैनल पर इस हिंदी वाले एपिसोड में हमने तंत्र पर फोकस किया है। तांत्रिक क्या होते हैं, तंत्र क्या होता है, शाक्त विद्या पर भी बातचीत करी है। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और हल्के से डार्क एपिसोड है ये। Please enjoy this very special episode with Anika Maan. अनिका मान, एक बढ़िया इंग्लिश पॉडकास्ट देने के बाद TRS हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। क्योंकि हिंदी ऑडियंस पहली बार आपसे मिल रही है, आपकी एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए शॉर्ट में, आप क्या करते हो? मेरा नाम अनिका मान है और मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ काम करती हैं। मैं आर्ट में भी काम करती हूँ, जो पिछले साल मैंने इंडिया आर्ट फेयर में उनका यंग कलेक्टिव प्रोग्राम क्यूरेट किया था। ओके, पिछले पॉडकास्ट में आपने तंत्र की बहुत सारी बातें की थी, क्योंकि लोग आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ये नहीं समझते कि हिस्ट्री एक बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट होता है और आप पूरी हिस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते, आपको अपने सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो आपने कौन से सब्जेक्ट्स चुने? तो मेरा स्पेशलाइजेशन बुद्धिज़्म और शैविज़्म में रहा, जहाँ मैंने 10वीं शताब्दी से लेकर नहीं 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक टाइम पीरियड पर फोकस किया। मैंने ज़्यादातर फोकस किया शैविज़्म और बुद्धिज़्म, इंडिया में वो कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे इंडिया के बाहर गया, और साउथ ईस्ट एशिया से लेकर जापान तक वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया सिविलाइजेशन को बिल्ड करने में। उस वक्त भारत की एक पिक्चर आप पेंट कर दो, क्या हो रहा था? क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा कि भारत एक नॉलेज कैपिटल था, और तब भारत का मतलब क्या था? मतलब अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सारे भारत के हिस्से थे? नहीं, लेकिन वो भारत से काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे थे। हम शायद जानते हैं कि अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा काफ़ी
बड़े स्कल्पचर्स जो बने थे, जो अब वॉरफेयर में फूट चुके हैं, और माइनिंग एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी सारे खो गए हैं, से लेकर अगर आप जापान तक जाएं जहाँ पर सरस्वती की साक्षात स्कल्पचर प्रतिमा मिलती है, जब आप ये सारी चीज़ें देखें तो आपको लगता है कि ये तो भारत में पैदा हुए ना ये सारी फिलॉसफी। हिंदुइज्म में क्या बनता है? ब्राह्मणिज्म बनता है, शैविज्म बनता है, वैष्णविज्म बनता है। अगर कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर पूरी दुनिया का विष्णु भगवान के लिए बनाया गया था, विष्णु भगवान तो इंडिया से आए थे, तो भारत का क्या इमेज रहेगा? मैं आपको ले जाना चाहती हूँ 11वीं शताब्दी पे। 11वीं शताब्दी पर जब नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी महाविद्या यूनिवर्सिटीज इंडिया में थी, भारत में थी, तो काफी सारे लोग चाइना से, जापान से, इंडोनेशिया से भारत आना चाहते थे, लेकिन उनको संस्कृत में पढ़ना था। तो भारत आने के लिए कुछ देशों में, जैसे इंडोनेशिया में हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। इंस्क्रिप्शन जो बिल्डिंग के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे कहते हैं, करेक्ट? सो इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है तो आपको अपना संस्कृत का प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाए तो आप नालंदा जा सकते हैं। दूसरी चीज, बुद्धिज्म में आज तक अगर आप सारनाथ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बोर्ड लगा रहता है कि इस बिल्डिंग पर सोना ना लगाए। सोना मतलब वो गोल्ड फॉइल, गोल्ड प्लेटिंग। बुद्धिज्म में ये एक प्रैक्टिस है, जब आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस या नॉलेज सेंटर जगह पर जाए, जैसे कि नालंदा या विक्रमशिला, तो वहां पर आप अपना कर्म को साफ कर सकते हैं, नॉट साफ करें, कर्म की गिनती बढ़ाने के लिए, मेरिट की गिनती बढ़ाने के लिए आप कुछ दान देंगे या एक बेंच किसी को डोनेट करेंगे। उसी प्रकार से गोल्ड डाला जाता था इन बिल्डिंग्स पर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर लोग कितनी जगहों से आ रहे हैं और गोल्ड जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कैसा दिखता होगा, राइट? अब ये यूनिवर्सिटी अब नहीं है, बुद्धिज्म इंडिया से निकल चुका है। वो काफ़ी, आई थिंक 13वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था इंडिया में, वो इंडिया से बाहर चला गया था। तो उस टाइम तक जब ये यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में थी, तब इंडिया विश्व का नॉलेज कैपिटल था। ओके। और सोने का कैपिटल भी, ये क्या? बहुत सारी चीजों का कैपिटल था भैया इंडिया। आई मीन क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढते ढूंढते ही तो खो गए ना। वो यहाँ सब क्यों आना चाहते थे? इंडिया में ऐसा क्या था जब ब्रिटिश ने, जब एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे तो सबसे पहले कलकत्ता में बसे थे। कलकत्ता में बसने से पहले धीरे धीरे वो दिल्ली की ओर आने लग गए। दिल्ली की ओर आने से पहले काफी सारे डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज लोग बिजनेसमैन के तौर पे इंडिया आते थे। वो सब इंडिया आते थे रिच होने के लिए। एक ऐसी आदमी की कहानी है, मिस्टर राइनहार्ट, जो चांदनी चौक में आए और चांदनी चौक के चावड़ी बाजार पे गए। चावड़ी बाजार में तवायफ खाना खूब रहता था। वहां पर उन्हें एक छोटी सी लड़की जो करीब 4 फुट 6 इंच की हाइट पे होगी, दिखने में इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, उसके प्यार में पड़ गए। उसके प्यार में पड़ गए, उनसे शादी कर ली और इतना पैसा बनाया इंडिया में। और उनका कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था कि वो कंपनी के साथ काम कर रहे थे, वो ऐसे उस टाइम के एंटरप्रेन्योर टाइप के आदमी थे। उनने इतना पैसा बनाया कि ये औरत, उनके इन आदमी का नाम राइनहार्ट था, बट वो इंडिया में जाने जाते थे कर्नल सॉम्बर। सॉम्बर का इंग्लिश का मतलब ये होता है कि काफी खड़ूस टाइप के इंसान थे, लाइक अ वेरी सॉम्बर एटीट्यूड। काफी खड़ूस टाइप के इंसान थे। फिर वो उनका देहांत हो गया। उनकी वाइफ क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गई और वो इतना बड़ा क्रिश्चियन एम्पायर बना दिया। वो ब्रिटिश के साइड पे फाइट करती थी। एक्चुअली उनका नाम था बेगम सामरू। जो एक शो आया था इंडियन समर काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है, उसमें लारा भूपति ने वो बहुत छोटा किरदार प्ले किया था बेगम सामरू का, लेकिन उनके ऊपर कहानी नहीं बनी गई है। बेगम सामरू का वेल्थ इतना बढ़ गया और इतना वो क्रिश्चियनिटी में इतना चली गई कि वैटिकन से उनका लेजिटिमाइजेशन लेटर आया कि हम तुम्हें मानते हैं। उनने इतना वेल्थ अक्यूमुलेट कर लिया कि अपने बच्चों तक को मार दिया और सो मच पावर, इतना पावर भी कंट्रोल करने लगी कि वो आई थिंक 50 या 60 हजार जाटों की आर्मी
को कंट्रोल करती थी और ब्रिटिश के साइड से फाइट करती थी। वो अलग कहानी है कि आज तक उनका जो वेल्थ है वो अभी तक लिटिगेशन में फंसा हुआ है और वो इतना पैसा था कि वो कुछ कंट्रीज को चला सकता है। लेकिन यू नो दिस होल कॉलोनियल थिंग इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर। व्हाट, क्या कॉलोनियल थिंग? जब लोग यहाँ पर इंडिया में आते थे, कॉलोनियलिज्म इंडिया में क्यों हुआ? मतलब और ब्रिटिश राज? या इट वाज नॉट ओनली ब्रिटिश राज, फ्रेंच भी इंडिया में थे। पौंडीचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में पोर्चुगीज थे, साउथ में डच आ रखे थे। वो ज्यादातर टिके नहीं इतने टाइम तक, लेकिन वो इंडिया क्यों आ रहे थे? क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया क्यों आ रहा था? क्योंकि इंडिया की जो धरती है इट इज वेरी रिच। कोई भी मिनरल्स, कोई भी पदार्थ आपको चाहिए वो आपको इंडिया में मिल सकते हैं। सोना बिल्कुल मिल सकता है, डायमंड, सोना इंडिया से आई थिंक भारत की औरतों के पास सबसे ज्यादा सोना है दुनिया में। आई थिंक ये माना जाता है। आई थिंक अभी एक रिपोर्ट आई थी, कोई सर्वे हुआ था कि इंडियन विमेन के पास जितना सोना है वो इज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, यू नो। सो वो इंडिया इस वजह से आते थे। इंडिया का इसकी धरती इज अ वेरी थ्रॉबिंग एंड गिविंग लैंड। अब यमुना को देख लीजिए, यमुना इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके अराउंड राइस व्हीट अभी तक उग रहा है, उसकी सॉइल में अभी तक जान है, यू नो। सो इट्स समथिंग टू डू विद द लैंड। जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बूढ़े हो गए। ऐसा अपने बारे में बोलो। आने वाली पीढ़ी है, जेन जी। आपको क्या लगता है वो किस तरह के इंडिया में रहेंगे? क्योंकि लोग हिस्ट्री में ज्यादा एंटर कर रहे हैं आजकल, इंटरेस्ट बढ़ गया है, कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ गया है पॉडकास्ट के थ्रू। जी जी जी। तो कैसा इंडिया बनने वाला? अभी मैं एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव से कह सकता हूँ, स्टार्टअप्स की बहुत ग्रोथ हो रही है, इंडिया में पैसा एंटर हो रहा है, ग्रोथ रेट अच्छी हो चुकी है, शायद हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा पैसों वाली होने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे लाइफ टाइम में हमें फिर से इंडिया को एज अ सोने की चिड़िया देखने का मौका मिलेगा? इंडिया फिर से एक सोने की चिड़िया बनेगी? बन तो सकती है, बिकॉज मेरे को पूरा इसकी हमारी लैंड में और हमारी लैंड की शक्ति में, हमारे पानी, हमारी धरती, हमारे पेड़, हमारे औषध, उनमें बहुत मुझे फेथ है। लेकिन जो इंडिया आप और मैं जानते हैं, जो मीडिया कवर करता है, वो एक प्रकार का इंडिया है। मैंने 2017 में इस कंट्री में एक 9000 किलोमीटर का रोड ट्रिप लिया था, जहाँ पर मैं दिल्ली से लेकर पूरा ये रामेश्वरम, धनुषकोडी जो श्रीलंका से कनेक्ट होता है वो लैंड, वो पूरा ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट पे मैंने खुद गाड़ी चला के बाकायदा मैं वापस आई थी। ये मेरा टाइप ऑफ गांधी दर्शन ऑफ इंडिया था, बट इट वाज अ आर्कियोलॉजिकल मिशन ऑफ माय ओन। तो जब मैं गई थी तब मैंने देखा कि जो हम इंडिया के बारे में जानते हैं, जैसे हमारे शहर हैं, वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है इस देश का, राइट। ज्यादातर हिस्सा क्या है? एग्रीकल्चरल, पैस्टोरल, राइट। जो फार्मर्स, जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका इंडिया क्या बनने वाला है और हमारा इंडिया क्या वो दो अलग कहानियां हैं। तो हमारा इंडिया क्या बनने वाला है वो है, मे बी हमारे शहर इतने थ्राइविंग मेट्रोपोलिस हो गए हैं कि हम बैक टू बेसिक्स शायद जाएंगे, लेकिन वो जो बेसिक्स में रहते हैं वो शायद शहर की ओर जाएंगे। तो ये मेरा मानना है। ओके। बट ये सच है कि बहुत सारे लोग मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर छोड़ के जा रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और शायद वो ह्यूमन लाइफ के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, सेहत के लिए अच्छी चीज हो सकती है, सेहत के लिए। और प्लस हमारी सोसाइटी, हमारा डेली रूटीन क्या हो गया, हमारा दिमाग इतने रेल्म्स में कनेक्टेड है अब, राइट। हमारे फोन से, हमारे टीवी से, हमारे काम से, हमारे घर के कामों में, गाड़ी चलाने में, हमारा कुत्ता बिल्ली का ध्यान रखने में, हमारे पौधों का ध्यान रखने में, अब वो साधारण सी जिंदगी अब हमारी नहीं रही है। अगर आप शहर में रह रहे हैं, आप बंबई में रह रहे हैं, आपका एक दिन बहुत अलग किस्म का दिन है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका अलग किस्म का दिन है, यू नो। आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, उसमें हड़बड़ी कैसे मचती है, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन जो बाहर रहते हैं वो ये हड़बड़ी चाहते हैं, तो वो शायद उनके गांव शहर बनने को आगे। तो मैं एक गांव से आती हूँ, मेरे पिताजी दिल्ली के एक छोटे से गांव, जो सिंगू बॉर्डर, जहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, वो एक जाट गांव है। तो गांव में क्या होता है, गांव बीच में रहता है, जिस लैंड पे रहता है उसे लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स या आपका पटवारी या पटवारी उसको आबादी लैंड कहता है।
उसको ये नहीं कहता ये रेजिडेंशियल है या ये कमर्शियल लैंड है या ये लालडोरा लैंड है, उसको आबादी कहता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा लोग रहते हैं। इसके अराउंड हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो अब मॉडर्नाइज होता जा रहा है। जब मैं उस गांव में मैं पली बड़ी थी, तब मैंने वो गांव में हवेलियां भी थी और झोपड़ी भी थी, सोशल सेग्रीगेशन भी था उस गांव में, यहाँ पर कुम्हार रहेंगे, यहाँ पर जाट रहेंगे, यहाँ पर सिख रहेंगे, यहाँ पर, तो वो सोशल सेग। अब जब मैं उस गांव में वापस जाती हूँ, वो जो हवेलियां जो सिंगल स्टोरी हाउस थी 4 मंजिल की बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स का लैंड जब्त नहीं, मतलब खरीद लिया गया, क्योंकि डेवलपमेंट तो होनी है, रोड बनने हैं, आपको चाहिए रोड तो हम बनाएंगे, तो लेकिन वो तो आपके फील्ड के बीच में से जाएगी, तो जब जाएगी हम आपको पैसे देंगे। तो जब आपके पास पैसे, आप सबसे पहली चीज क्या करते हैं? घर को बड़ा करो, बड़ी गाड़ी ले आओ। तो गांव वैसे बन रहे, शहर की तरह बन रहे। मैं सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये इस गांव में देखा है। मैं आपसे भारत के बारे में, जिंदगी के बारे में इतने सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पता है, पर जब आप एक्चुअली हिस्ट्री में एंटर करते हो, आपको फिलॉसफी सीखने का मौका मिलता है, आपको जिंदगी के बारे में सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि यही हिस्ट्री का पर्पस होता है। करेक्ट। हिस्ट्री का पर्पस ये है कि मानव जाति ने पहले क्या किया, क्या गलतियां करी है और क्या सीखा है जिंदगी के बारे में और खुद के दिमाग के बारे में, वो पहले सीखे और फिर खुद की लाइफ में अप्लाई कीजिए। उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहूँगा शास्त्रों के बारे में। आपने पिछले पॉडकास्ट में शास्त्रों की बातें करी और आपने ये भी कहा कि शैविज्म, बुद्धिज्म ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में? और क्या आपको संस्कृत, कौन से शास्त्र? जितने भी शास्त्र आपने पढ़े हैं। देखिए, अगर आप शास्त्रों की पूरी वैरायटी जानना चाहते हैं तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छी जगह है। लेकिन मैं आई थिंक बात कर रही थी कश्मीरी शैविज्म के बारे में, और मैं आपके अर्लियर पॉइंट पे जाना चाहती हूँ। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को लगता है कि वो सिर्फ हिस्ट्री और खोदने में लगे रहते हैं, बट जब हमें कुछ चीज़ मिलती है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम राखी गढ़ी में एक्सकवेशन कर रहे थे इस साल, तो एक टीले पर हमने जब खोदा तो हमें मिला कि अच्छा ये ना एक वर्कशॉप लगता है, क्राफ्ट्समैन का वर्कशॉप लगता है। क्यों लगता है? सारे आर्कियोलॉजिस्ट इकट्ठा हो गए, हम देखने लग गए। हमने देखा मटके ऐसे पड़े हुए हैं, यहाँ पर एक फर्नेस है जहाँ पर आप अपना मटका को गर्म करके उसको सील करते हैं। यहाँ पर कुछ औजार पड़े हुए हैं, यहाँ पर औजार मतलब बोन इंस्ट्रूमेंट से जो बने हुए थे औजार पड़े हुए थे। तो हमने देखा, तो हमने ये इमेजिन किया, अब हम ये साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो क्राफ्ट्समैन यहाँ पर बैठता है तो उसकी सारी चीजें उसके हाथ के डिस्टेंस पे होनी चाहिए। हमें जो सारी चीजें मिली हैं वो हाथ के डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट क्या करता है कि शायद ये आदमी क्राफ्ट्समैन था, ये उसकी दुकान नहीं थी, ये यहाँ पर ऐसा कुछ बना रहा था जो एकदम ऐसे, वो ऐसे बनाएगा, यहाँ पर रखेगा, ये गरम लोहे को इधर पानी में डालेगा, ये पॉटर्स व्हील में पॉटरी बना के वो यहाँ फर्नेस में डालेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं जब हमें ये चीज मिली है? हम ह्यूमन माइंड के अंदर जा रहे हैं कि वो कैसे ऑपरेट करता होगा। आपने शायद एक पान की दुकान देखी होगी, किसी भी शहर में, किसी भी कोने में पान की दुकान वाला कैसे बैठता है? वो बैठता है, पान उसके सामने होते हैं, उसके सारे मसाले सामने होते हैं, वो बिना उठे आपका पान कैसे बना के आपको दे देता है, उसका वो ह्यूमन बिहेवियर समझना। अब अगर वो पान की दुकान मैं 10,000 साल बाद आर्कियोलॉजी में निकालूंगी तो मैं देखूंगी ना कि अरे ये फॉसिल तो पान के जैसे लग रहा है, तो ये शायद पान की दुकान होगी। ओके, ठीक है। मैं आपको एक ज्यादा स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा जो मुझे बहुत देर से आपको पूछना था एक्चुअली, क्योंकि आपने शैविज्म के बारे में पढ़ा। शैविज्म यानी कि शिवजी की स्टडीज। तो 2 सवाल है। पहला सवाल कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलाश पर्वत को किस नजरिए से देखता है, और दूसरा सवाल, आपने शिवजी के बारे में क्या सीखा है अपने स्टडीज के थ्रू, अपने फिलोसॉफिकल स्टडीज के थ्रू, शास्त्र के थ्रू? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैलाश पर्वत के बारे में क्या बताता है उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं कर सकती। शायद मेरे से बड़े अफसरों से आपको पूछना पड़ेगा। आप ये बता सकते हो कि आप क्यों नहीं कमेंट कर सकते? क्योंकि एक तो मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं देखी है कि ASI का क्या रोल रहा है कैलाश पर्वत पे,
क्या वो एक्चुअली ASI की आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड साइट है या जस्ट अ साइट ऑफ कल्चरल इंटरेस्ट है? सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. आई डोंट थिंक वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट मानी गई है. बट अगेन मैं कमेंट नहीं कर सकती. मैं आप कमेंट करना चाहूंगी पर मेरे को एक रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी उसके लिए. मैंने वो चेक नहीं किया है वहाँ पर. शिव जी के बारे में मैंने क्या समझा, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ. इंडिया में अगर आप सेंसस ऑफ टेम्पल्स करें, सेंसस ऑफ टेम्पल्स मतलब टेम्पल्स की या शिवजी के स्ट्रक्चर्स, वैष्णविज्म के स्ट्रक्चर्स, बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स, जैन स्ट्रक्चर्स की सेंसस गिनती करें, तो हमने जाना ये कि शैविज्म के सबसे ज्यादा टेम्पल्स इस देश में है. विष्णु के थोड़े कम हैं, बुद्धिज्म के थोड़े कम हैं, जैनिज्म के थोड़े कम हैं, लेकिन शिव जी के सबसे ज्यादा है. दूसरी चीज, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गई, मेरा सब्जेक्ट था क्लासिकल इंडियन रिलीजन, जो बाकायदा हमने संस्कृत में पढ़ा. और एक्चुअली इंडोलॉजी कहा जाता है जो सब्जेक्ट मैं वहां पर पढ़ती हूँ. और इंडोलॉजी उसको कहते हैं जो आप डायरेक्टली शास्त्रों से पढ़ते हैं. अब शास्त्र सिर्फ शास्त्र नहीं ना, शास्त्र तो काफी किस्म के किताब हैं जो उस समय लिखे गए थे. तो मैं कश्मीरी शैविज्म के बारे में पढ़ रही थी. कश्मीरी शैविज्म के बारे में पढ़ रही थी जहां पर एक स्कॉलर थे अभिनव गुप्त. तो उनने जो लिखा था, उनने जो 2 ट्रीटीज लिखी थी जो बहुत ही शानदार फिलोसॉफिकल इंटेरोगेशन ऑफ द माइंड है. जो मतलब वो उसको पढ़ते हुए अगर आप 2 या 3 श्लोक पढ़ लेंगे आपका दिमाग थक जाएगा. वो इतनी डीप लेके जाता है आपको. वो शिवजी से रिलेटेड, वो शिवजी से रिलेटेड है. वो शिवजी और शाक्ता से रिलेटेड है. शिवजी और फीमेल एनर्जी से भी रिलेटेड, यानी कि माता. या बट उनका कॉन्सेप्ट त्रिका का माना जाता है. ये आपको विकिपीडिया तक पे भी मिल जाएगा अगर आप कश्मीरी शैविज्म टाइप इन करेंगे, या त्रिका जो TRIKA से स्पेल किया जाता है. गेट इनटू इट, इज वेरी डीप. जब हम ये टेक्स्ट पढ़ते हैं और जब हम यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं तो क्या मिलता है हमें? ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं. हम इनको ट्रांसक्राइब करते हैं. ये संस्कृत में रहेंगे, हम या तो इनको देवनागरी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, एक फॉर्मेट में लिखेंगे. फिर कभी कभी हम ये जो सारे टेक्स्ट है इनका एक लाइब्रेरी रहता है. इनको अगर एक सॉफ्टवेयर से रन करेंगे तो कभी कभी हमें पता चल जाता है काफी चीजें एक दूसरे से कॉपी हुई हैं. बैक इन द डे ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, ये 12वीं शताब्दी में लिखा गया. ये शैवा टेक्स्ट है और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है. लेकिन मुझे मिला कि इसमें और इसमें तो काफी सारे श्लोक सेम टू सेम है. ऐसा क्यों? इंटेलेक्चुअल कंपटीशन आल्सो एग्जिस्टेड इन इंडिया जब ये सारे शास्त्र लिखे जा रहे थे. शायद कुछ लोगों को पता होगा कि शंकराचार्य काफी सारे पब्लिक डिबेट्स होस्ट करते थे. अगर आप रामायण भी पढ़ें या महाभारत भी पढ़ें तो क्या है, इट्स अ क्वेश्चन एंड आंसर ना. अर्जुन is talking to Krishna and Krishna is responding. It's like a debate. एक किसी प्रकार का डिबेट हो रहा है. तो डिबेटिंग इंडिया में since ancient times हमेशा रहा है. रिलीजन एक्चुअली आगे बढ़ा है जब अ स्पिरिट ऑफ डिबेट वाज मेंटेन्ड. जब शंकराचार्य ये डिबेट्स भी करते थे तो काफी सारी एक्सपेंशन ऑफ थॉट्स होती थी और एक दूसरे के रिलीजन से सीखा जाता था. लेकिन कमिंग बैक टू शैविज्म के बारे में मैंने क्या सीखा? जब स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडियन स्कॉलर्स, वेस्टर्न स्कॉलर्स, ईस्टर्न स्कॉलर्स, जापान में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडोलॉजी की डिपार्टमेंट है. क्योंकि जापान में जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ 2 साल के लिए क्योतो यूनिवर्सिटी में, वहाँ के स्कॉलर्स जो संस्कृत के माहिर संस्कृतिस्ट हैं, माय गॉड, उनके सामने मेरे को शर्म आ गई थी. यानी कि जापानीज लोगों को संस्कृत आती है? बिल्कुल आती है. वाओ. आप देखेंगे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी, क्योतो यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी, लाइप्जिग यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, बर्कली, जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, जस्ट ये जो मैं अपने अभी मैंने सोच के बताया, इन सारे यूनिवर्सिटीज में इंडोलॉजी की इतनी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है. ये संस्कृत में आपसे नॉर्मल बात कर सकते हैं. ये संस्कृत में जोक्स मारते हैं. जब मैं क्लासेस में बैठी थी, मेरे प्रोफेसर जो एक इंग्लिश जेंटलमैन है, एमेरिटस प्रोफेसर हैं, ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, ईस्ट एंड वेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर एक पद है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक पद है. आपको कुछ साल काम करने पड़ेंगे तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, तब आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे, यू नो. तो प्रोफेसर भी एक अर्नड पोजीशन है, जैसे डॉक्टर एक अर्न पोजीशन है और डॉक्टर से ही आदमी प्रोफेसर बनता है.
तो जो प्रोफेसर वहां पर बैठे थे वो काफी सारे जोक्स भी संस्कृत में मारते थे। एक्चुअली हमारे शास्त्र कुछ जोक बुक्स भी लिखे गए हैं, जैसे हमारे कुक बुक्स भी लिखे गए हैं, राइट, ट्रैवल बुक्स भी लिखे गए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के बुक्स लिखी हैं। बट कमिंग बैक टू शैविज्म, जब हमने ये स्कॉलर्स ने ये पढ़ा, ये कंपैरिजन किया शास्त्रों के बीच में, सॉफ्टवेयर में, हमें ये पता लगा कि सबसे ज्यादा, यू कैन कॉल इट इंस्पिरेशन, या आप कह सकते हैं कॉपी ऑफ द फॉर्मेट ऑफ फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रिचुअल, क्या तरीका है एक रिचुअल को करने के लिए, वो शैविज्म से इंस्पायर या कॉपी किया गया है। ये बस एक फैक्ट है। तो 2 फैक्ट्स मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा मटेरियल कल्चर जो इंडिया में मिला है गिनती करने के बाद, वो ज्यादातर शैविज्म है। सेकंड, सबसे ज्यादा टेक्स्ट जो जिस टेक्स्ट से इंस्पायर्ड है वो शैवा टेक्स्ट से इंस्पायर्ड है। आई फील कि हमारे धर्म में जितने भी गॉड्स होते हैं, जितने भी भगवान होते हैं, उनकी एक कोर मैसेजिंग होती है। जैसे कि मेरे लिए शायद कृष्ण भगवान की कोर मैसेजिंग है गाइडेंस, ऑप्युलेंस, कि लाइफ को आगे कैसे लेके जाए। वो मेरे लिए खुद के लिए वो एक पर्सनल ओपिनियन है। आई एम श्योर कि आपने भी एक पर्सनल ओपिनियन फॉर्म किया है शिव जी के बारे में इतने ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने के बाद। तो शिवा की कोर मैसेज क्या है मैनकाइंड के लिए? मैं आपसे ये नहीं पूछा कि ये एक एलियन थे या क्या एक असली योगी थे। मैं ये कहना चाहूंगी कि शिवा कभी शक्ति के बिना नहीं जी पाते। ओके, आपने वो कहानी सुनी है कि गणेशा कैसे बने थे, जी, है ना? वो पार्वती नहा रही थी, उन्हें तो कितना डरते थे वो पार्वती से। और शिव, और ये आप मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल रहे हैं, ये मैं आर्कियोलॉजिकल फैक्ट नहीं बता रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। तो मेरे स्टडी में जितना मैंने शिव जी के बारे में पढ़ा, उतना मैं शक्ति को रिस्पेक्ट करने लग गई। शिवा इज मेल, शक्ति इज फीमेल। शिवा इज सेलेस्टियल, शिवा भगवान ऊपर से आते हैं, शक्ति धरती से आती है। दुर्गा, कमला, काली, बंगलामुखी, चामुंडा, ये जो गॉडेसेस, अगर आप इनकी शक्लें देखें, ये बहुत डरावनी है। यू कांट मेस विद देम। और अगर उनको गुस्सा आ गया, वो एक घूंट में ये पूरा विश्व पी सकती है। तो जितना मैंने शिव के बारे में पढ़ा, उतना मैंने शक्ति को रिस्पेक्ट किया, उतना मैंने सीखा कि शिव भी शक्ति के बिना नहीं एग्जिस्ट कर सकते, और शिव भी शक्ति से कभी कभी डरते हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जैसे कि ये ऐसी कहानियाँ, ऐसे फिलॉसफीज, हमेशा इनमें मैसेजेस छिपे हुए होते हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए। जब माता के बारे में इतनी डरावनी कहानियां लिखी जाती है या इतने पावरफुल फिलॉसफीज अटैच्ड होते हैं, इसका क्या मतलब है? हमें क्या सीखना है इससे? बिकम हम्बल। देयर आर अपने आप और अपनी जगह और अपना कर्तव्य को पहचानो और जानो कि आपसे बड़ी चीजें हैं यहाँ पर, जिसका कर्म आपको बाद में पे करना पड़ेगा। लेकिन अगेन, मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट और आर्ट हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से आती हूँ, तो ये धर्म अधर्म की बातें जो होती हैं, ये काफ़ी पर्सनल रहती हैं। जो मैंने समझा, अगर मैं आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखूँ ये सारी चीज़ें, देवियों के जो मंदिर हैं, जैसे 64 योगिनी टेम्पल, बहुत कम टेम्पल हैं, वो गोल होती हैं। जो देवताओं के टेम्पल हैं वो फैलिक इन शेप होते हैं, ट्रायंगल की तरह, ट्रायंगल होते हैं। और कैसे ये गोल, वो जो गोल 64 योगिनी टेम्पल जो इंडिया के कुछ कुछ हिस्सों में है, उसी के आधार पे हमारा खुद का पार्लियामेंट बना है। पार्लियामेंट जो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, उनने 64 योगिनी का फॉर्म क्यों एक्सेप्ट किया? It is the mightiest of forces. The female energy, जो शक्ति की जो क्षमता है, वो शिव भी नहीं संभाल सकते। ये योगिक फिलॉसफी में भी कहा जाता है कि अगर मान लो आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो शिव जी का मंत्र जाप कोई भी कर सकता है, क्योंकि शिव जी सबके दोस्त होते हैं। पर अगर आप शक्ति की पूजा कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। करेक्ट। क्योंकि वो इतना पावर होता है उन मंत्रों में कि अगर आप में वो कैपेसिटी नहीं है, वो क्षमता नहीं है उस पावर को हैंडल करने के लिए, आप पागल भी हो सकते हो। आपको वो पावर दुख या
प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। बिल्कुल, मैं ये आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ। जब मैं अपना डिसर्टेशन ऑक्सफोर्ड में लिख रही थी, तब मेरा डिसर्टेशन एक साधना मैनुअल था, जो मैं ट्रांसलेट कर रही थी संस्कृत से। वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, बाय एक स्कॉलर थे दुर्जयो चंद्रा उनने लिखा था ये, और वो एक्चुअली तांत्रिक बुद्धिज्म से आता है। लेकिन उसमें एक भगवान है हेवज्रा, जो अभी भी तिब्बत में माने जाते हैं, और ये जो साधना जो मैं बोल रही हूँ वो अभी भी तिब्बत के एक मॉनेस्ट्री, नो मॉनेस्ट्री में दिन में 4 बार रिसाइट किया जाता है। अब ये साधना क्या है? मेडिटेशन है। मेडिटेशन है, आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको बताता है। और जब आप करेंगे तो आप क्या विजुअलाइज करेंगे कि साक्षात भगवान आपके अंदर एनर्जी चैनल कर सकते हैं। आप अपने चैनल्स, नाड़ियों को कैसे खोलते हैं ताकि भगवान आपके अंदर आ जाए, और आप किस टाइप की प्रैक्टिसेस करते हैं जो काफ़ी गुप्त विद्या मानी जाती है, क्योंकि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि उसका असल में मीनिंग क्या है। लेकिन अगर आप उस रेल्म के अंदर इनिशिएट हो चुके हैं, आपके गुरु ने आपको अच्छी से ट्रेनिंग, और आपको गुरु लेना पड़ेगा। अगर आप उस टाइप के प्रैक्टिशनर, देखिए, जब आप रिलीजन फॉलो करते हैं, आप एक तो रिलीजन अपने घर में फॉलो करते हैं, दूसरा आप एक किस्म के प्रैक्टिशनर बन जाते हैं, आम प्रैक्टिशनर जो अपना नॉर्मल काम करते हैं और भगवान को भी मानते हैं। तीसरा तरीका है जब आप ये दुनिया छोड़ देते हैं और पूरी तरीके से सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं अपनी, तब आप एक गुरु भी लेते हैं। आपका अभिषेका होता है, आपको इनिशिएट किया जाता है उस रिलीजन में, आपके बहुत साल के स्टडी होते हैं। संस्कृत आपको ऐसे आनी चाहिए, या जो भी स्क्रिप्ट रहेगा आपका पढ़ने का, वो आपको ऐसे आनी चाहिए। जब वो आपको आ जाएगी, तब आपको उन श्लोक के जो मीनिंग्स, लेयर्स ऑफ मीनिंग्स हैं, वो तभी आपको पता चलेंगे। आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है? जी, उसमें जैसे जी जनाब। अच्छा, मैं समझूंगा कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है इन्हें, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिक एरा के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा कमांड, बहुत ज़्यादा। स्टार्ट से, मतलब जब इन्होंने बात स्टार्ट की, जो वाकई हमें भी काफ़ी अरसे से काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ की धरती, ये तो बाकायदा प्रूफ के साथ, बाकायदा हिस्ट्री पढ़ने के बाद, बाकायदा चीज़ों की रिसर्च के बाद बात कर रही हैं। हम तो वैसे ही फ़लसफियाना बातें कर जाते हैं कि यहाँ की धरती बड़ी रिच थी, तो बड़ा यह था। ये लॉजिक के साथ, बाकायदा प्रूफ के साथ, बाकायदा ऑथेंटिक वाक़यात के साथ कि क्यों लोग आते थे, मतलब क्यों यूरोप से लोग, पुर्तगाल से, पॉरिशेस से, क्यों आखिर क्या वजह थी, बाकायदा यहाँ रहे, यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें बनाई थी उन्होंने, कोई तो लॉजिक थी। ब्रिटिश जब आए थे सबसे पहले कोलकाता में, फिर आस्ते आस्ते पूरे, बल्कि पूरे के आधे हिंदुस्तान पर पूरा कब्ज़ा किया उन्होंने, एक ग़ुलाम बना के रखा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लॉजिक थी। अच्छा, कुदरत ने, मैं अक्सर सोचता हूँ, जैसे सबसे पहले मैं ये मेरा अपना मफरूज़ा है कि सबसे पहले दुनिया में इंसान की इब्तिदा के जो आसार मिलते हैं, या अच्छी सिविलाइजेशन के आसार मिलते हैं, वो यहाँ से मिलते हैं। अच्छी हिस्ट्री के, अच्छी एक जैसे यूनिवर्सिटीज़ के, या टेम्पल्स के, या इंसान के रहने के, या काश्तकारी के, या मतलब ज़मीन से उगा के खाने के, बहुत सारे जो शुरू के जो एक निशानियाँ मिलती हैं, या जो एक आसार मिलते हैं, वो सबसे पहले यहीं से मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है, देखिए, सबसे पहले तो दुनिया में इंसान भटकता था, इंसान दुनिया में इधर से उधर घूमता था, कई महीने घूमता था, कहीं कुछ भी मिल जाता था वो खा लेता था, पत्ते खा लेता था, जो पानी मिलता था पी लेता था। लेकिन ठहरा कहाँ इंसान? सबसे पहले वहीं ठहरा होगा इंसान जहाँ की ज़मीन उसे अच्छी मिली होगी, वहाँ का माहौल उसे अच्छा मिला होगा। पर मतलब यूँ समझ लें कि हम दुनिया में बहुत सारे प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट में ज़िंदगी नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारी जगहें थी, बहुत सारे बर्रे आज़म थे, बहुत सारे ज़मीन के टुकड़े थे। तो उस टुकड़े में ही मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो इंसान तरक्की नहीं की थी, इंसान ने, कुदरत ने जो खूबसूरत बना के रखी थी जगह, ऊपर से भी नीचे से भी, वो मुझे लगता है ये खित्ता था हमारा, जिस पे आज मुझे भी सुन के, इनकी बातें सुन के मुझे भी गर्व हो रहा है कि हम भी इसी जगह का हिस्सा थे। लेकिन वो एक अलग बात है कि हम उस टुकड़े की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, हम उस टुकड़े से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। कितनी उपजाऊ ज़मीन है, कितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कितने मिनरल्स हैं नीचे। अच्छा, फिर बात आती है कि
यहीं का जो एक असर था, यहीं की जो चीज़ें थी, जब लोग आते थे शुरू से ही तो वो लेके गए पूरी दुनिया में लेके गए। कहीं पर चाइना की बात हो रही है, जापान की बात हो रही है कि वहाँ पर भी उसी तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, उसी तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, कुछ वीडियो से ऐसा लगा है या कुछ वीडियो से ऐसा पता चला है, अच्छा इनकी अपनी भी प्रैक्टिस, शिव जी के हवाले से, कि इनकी अपनी भी प्रैक्टिस की वाकई एक शक्ति है, उनके नाम की, उनके जो क्या कहते हैं अपना जो श्लोक हैं, या जो उनके बातें हैं, या जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनके वाक़यात हैं, जो उन्होंने पढ़े, जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में जो नॉलेज हासिल की, वो कह रही वाकई कोई एक ताकत है, वाकई कोई एक शक्ति है, जिसकी वजह से पता चलता है कि उनकी क्या हैसियत थी, उनकी क्या लॉजिक थी। मतलब ऐसी बातें अगर इन बातों को हम आम बंदों की बातों से रिलेट करें, इससे पहले जो हमने वृंदावन की वीडियो देखी या हमने दूसरी वीडियो देखी जिसके अंदर हर शख्स कहता है बयान के काबिल है, ये थोड़ी पढ़ी लिखी हैं तो चीज़ों को डिटेल से बता रही हैं कि अगर वो मेल है तो शक्ति फीमेल है, इस तरह से जोड़ के बता रही हैं। कई लोग शब्दों में बता ही नहीं पाते कि क्या शक्ति है, कैसी नहीं है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इनका मैं कहूँगा बहुत आला, और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे लोग पढ़े लिखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। यानी कि इन चीज़ों को यूँ समझा जाता है कि यार ये चीज़ें तो पता नहीं दुनिया में हैं भी या नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा बहुत समझदार, बहुत फोकस खातून, बहुत ही मतलब अपने अल्फाज के हवाले से, अपनी नॉलेज के हवाले से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिटेल रखती हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं इन पे आऊँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा ये एजेड नहीं लगी, बहुत ज़्यादा मतलब वो ये कह रही थी कि पूरा जीवन योगदान कर दिया और जीवन झोंक कर और फिर उन्होंने काफ़ी नॉलेज जमा किया। तो मैं तो ये कहूँगी काफ़ी यंग लग रही थी मुझे, मैं मतलब लड़की कहूँ तो गलत नहीं होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली एज क्या है इनकी, लेकिन देख कर जो लग रहा था। अच्छा, आते हैं सबसे पहले शैविज़म की तरफ, यानी कि शिवा जी के हवाले से जो बात हुई कश्मीरी शैविज़म की तरफ, तो उसमें बेसिकली बताया ये जा रहा था कि जो शिवा जी थे वो खुद भी शक्ति के बगैर कुछ नहीं थे, वो एग्जिस्ट थे, वो भी अगर शक्ति नहीं होती तो उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, शक्ति का मतलब फीमेल पावर्स, यानी फीमेल जो देवियाँ हैं, जैसे कि फीमेल गॉडेस है, यानी कि कमला देवी कमला, और जैसे मैंने जिक्र किया देवी माँ का हम अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं, इसके अलावा काली माता का हम अक्सर जिक्र सुनते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया कि अगर हम उनको रूबरू देखें, अगर उनको हम बाई फेस देखें तो हम थोड़ा सा डर जाएं, हम थोड़ा सा सहम जाएं, या फिर आपको ऐसा लगे कि वाकई आप उन पर भरोसा करो कि जो भी कर सकती हैं ये कर सकती हैं। तो मतलब देखकर इतने गुस्से में, इतनी एक ये कह सकते हैं कि ख़ज़बनाक लगती हैं वो देखकर। और जैसे कि मैंने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा है कि अगर फीमेल शक्ति आ जाती है किसी अच्छाई की तरफ, अच्छाई को डिफेंड करने के लिए वो आ जाती है, तो बाकायदा उनका हाव भाव, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे अगर किसी हीरोइन पर आ रही है, किसी एक्ट्रेस पर आ रही है, उस मूवी में वो मैन कैरेक्टर उनका है और वो उनके साथ विलेन कुछ गलत कर रहा है, तो बाकायदा मैंने देखा कि माता उनके अंदर मतलब एक तरीके से समा जाती हैं और फिर वो उसका सर्वनाश कर देती हैं। तो ये कहने का मकसद ये था, इस वीडियो में ये बताने का मकसद ये था कि जो फीमेल शक्ति होती है वो ज़्यादा डेंजरस है एक तरीके से। अगर आपको सही से मंत्र नहीं आते, जैसे कि रणवीर ने भी कहा कि इस हद तक खतरनाक हो सकता है कि मैंने सुना है योग में कि अगर आपको मंत्र सही से नहीं आते या मंत्र का आप उस तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, वैल्यू नहीं समझते हो, तो वो मंत्र आपके लिए इतना ख़तरनाक हो सकता है कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी कि अगर आप देवताओं की चैंटिंग करो या देवताओं के लिए मंत्र पढ़ो या देवताओं की इबादत करो तो उसमें तो फिर आप कर सकते हो 19-20, लेकिन देवियों की इबादत के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। देवियों की इबादत के अंदर आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। इसी बात को जोड़ते हुए उन्होंने दूसरी बात ये कही कि 3 तरीके के धर्म को फॉलो करते हैं लोग। एक ये कि नॉर्मली जो होता है, दूसरा ये उन्होंने कहा कि अपनी लाइफ को भी लेके चलते हैं और धर्म को भी लेके चलते हैं। तीसरा ये जो टोटली संन्यास लेते हैं या टोटली अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके धर्म की ही राह में निकल जाते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस की राह में ही निकल जाते हैं, उनके लिए इन्होंने कहा कि आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आप 19-20 नहीं कर सकते। जब आप सारी संस्कृत को जान लेते हो, जब आप टिप टॉस पे सारी चीज़ें रट लेते हो, उसके बाद किस मंत्र को कैसे अदायगी करनी है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन आपके साथ होना लाजमी है, जिसको जो अक्लमंद हो, जिसको नॉलेज हो, जो जानता हो चीज़ों के बारे में। मैं इसी बात को रिलेट करूँगी इससे पहले वाले पॉडकास्ट में जया किशोरी
पतंजलि जी ने भी ये बात बोली थी कि आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ये जो श्लोक है ना, इसको आप ऐसे बजाही तौर पे पढ़ोगे तो आपको उसकी डीपनेस का, आपको उसकी गहराइयों का अंदाज़ा नहीं होता। आप लगाते भी हो तो आप गलत समझ सकते हो, लेकिन आपका गुरु आपको सही दिशा बताता है या आपको सही तरीके से उसका लेसन समझाता है। ये चीज़ें इतनी गहरी हैं कि एक हमारा माइंड समझिए एक बच्चे की तरह का माइंड है। हम चीज़ों को नहीं जानते, हम चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन एक पर्सन जो इसका स्टडी कर रहा है, जो इससे रिलेट करता है, जो पढ़ता है, जो चीज़ों को समझता है, जिसने एक उम्र बिता दी इन चीज़ों को समझने में, तो वो आपको उसका निचोड़ या उसका एक तरीके से मकसद या उसका एक अखलास बता सकता है आपको कि जी इस श्लोक का ये मतलब है। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं कि आपके पास एक पर्सन, एक ग्रुप होना चाहिए आपका। अब मैं इनकी बात करना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं हैरान हूँ कि गाँव की लड़की इतनी आगे गई हैं, इतना कुछ इन्होंने समझा, इतना कुछ सीखा कि जैसे इन्होंने कहा मैंने जापान में स्टडी करी, मैं वहाँ गई, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करी थी इन्होंने, और मैं वहाँ तो मैं शॉक्ड हो गई थी जब इन्होंने कहा हमसे ज़्यादा नॉलेज, हमें शर्मिंदगी हो रही होती है कि जापानीज़ हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं संस्कृति के हवाले से, हमारे धर्म के हवाले से, हमारे रिलीजन के हवाले से। डिफरेंट इन्होंने बताया यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इसका एक तरीके से जोक तक मारा जाता है तो संस्कृत में मारा जाता है। वो इस हद तक समझते हैं, इतनी डीपली पढ़ते हैं इन चीज़ों को। और हम वो लोग हैं कि मतलब हमारे आबाउजदाद की चीज़ें हैं, हमारी चीज़ें, हमारे एंसेस्टर्स हमें देकर गए, लेकिन हम भुला बैठे हैं, हम इन चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं करते, हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करते। ये तो एक वीडियो के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं, शक्ति के बारे में समझ पा रहे हैं, फीमेल पावर्स, मेल पावर्स के बारे में समझ पा रहे हैं, देवियों देवताओं के बारे में बात कर पा रहे हैं। शायद मैं ये कहती हूँ कि अगर ये वाव फैक्ट नहीं होता, शायद हम इस चैनल से मुंसलिक नहीं होते, और मुझसे कोई देवताओं के बारे में पूछ लेता, मुझसे कोई भगवान के बारे में पूछ लेता, तो मुझे तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके पीछे कितनी डिटेल है, कितनी डीपनेस है। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है कि हम इस माध्यम से बता पाते हैं, समझ पाते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं। फ्यूचर के हवाले से उन्होंने पूछा कि लोगों का फ्यूचर क्या हो सकता है, या यंग जनरेशन है वो अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन रखती है, तो आप इंडिया का फ्यूचर कहाँ देखती हैं कि क्या हो सकता है आगे फ्यूचर में? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो शहरों में जो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, तो यकीनन वो नेचर की तरफ भागेंगे, यकीनन वो उस लाइफ की तरफ भागेंगे जहाँ कुदरत उनके साथ हो, पुरसुकून लाइफ हो। और जो लोग ज़्यादातर नेचर के या देहाती लोग होते हैं तो वो अक्सर जो है वो तरक्की की तरफ भाग रहे होते हैं। मतलब है कि हमें तरक्की चाहिए, हमें मज़ीद बड़े घर चाहिए, हमें एक शहरी लाइफ चाहिए। तो एक चीज़ और ज़िंदगी में मैंने देखी, नोट की, कि जो जिसके पास नहीं होता उसकी उसे चाहत होती है, और जो जिसके पास होता है उसकी कदर नहीं होती। तो ये अक्सर मतलब हर इंसान के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। जब अगर इंसान गौर करे, अगर इंसान अपने आसपास देखे तो वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है। और अगर उन लोगों को बंदा देखे कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर बंदा अफसोस करेगा कि यार उनसे तो बहुत बेहतर है। और अगर बंदा ये देखेगा कि यार और लोगों के पास क्या कुछ है, अपने से ऊपर के लोगों को देखेगा, तो इंसान तकलीफ़ में होगा। तो इन्होंने ये अपना एनालिसिस बताया कि लोग इस तरह से, मतलब है कि जो बहुत ही ज़्यादा शहरी लोग होंगे तो इस तरह की लाइफ गुजारना पसंद करेंगे। अच्छा, वो गोल मंदिरों की बात भी जो करी, वो भी मुझे अपने आप में बड़ी कमाल की लगी कि वाकई हम मंत्रालय देखते हैं, पार्लियामेंट हाउस देखते हैं, तो अक्सर मैंने देखा गोल तर्ज के होते हैं, मैंने ज़्यादातर देखे। तो उससे भी उन्होंने बताया कि ज़्यादा पावरफुल जगह जो है उसको एक तरीके से ये वही कह लें कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है सही हो, लेकिन ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली जगह को के शेप को रिप्रेजेंट करना या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना, ये इस तरीके से राउंड शेप में। तो ये भी अपने आप में बहुत कमाल की बात थी, मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे भी अब अगर आप लोग के कमेंट्स आएंगे तो ज़रूर एक्शन देंगे। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।